हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतमी क्लास। तो आज मैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी कथा साहित्य से, जो कि आपका पेपर सेकंड है। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में जरूर देखने को इनमें से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर में भी आपके पूछे गए हैं, इस वर्ष भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चित्रलेखा के बारे में। चित्रलेखा का परिचय देते हुए उसकी चरित्रगत विशेषताओं का साधारण परिचय दीजिए। यह आपका किसी भी प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है। हर वर्ष ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि चित्रलेखा का सर्वांगीण चित्रांकन करते हुए उसका प्रस्तुत उपन्यास में स्थान निश्चित कीजिए। चित्रलेखा के चरित्रांकन में वर्मा जी आवश्यकता से अधिक सहानुभूतिशील है। उन्होंने उसके अवगुणों को भी गुण रूप में देखा है। इस उक्ति के संदर्भ में चित्रलेखा का चित्रांकन कीजिए। देखिए, सबसे जो मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा जाता है कि चित्रलेखा का परिचय देते हुए उसकी चरित्रगत विशेषताओं का साधारण परिचय दीजिए। यहाँ पर सेकंड भी इंपॉर्टेंट है कि चित्रलेखा का सर्वांगीण चित्रांकन करते हुए उसका प्रस्तुत उपन्यास में स्थान निश्चित कीजिए। अथवा में यह इस प्रकार से पूछा जाता है कि चित्रलेखा उपन्यास में मात्र चित्रलेखा की कहानी है, इस कथन की साधारण प्रमाणिकता सिद्ध कीजिए। यह इस प्रकार से पूछा जा सकता है, चित्रलेखा प्रस्तुत उपन्यास की धुरी या केंद्र बिंदु है और इतना जीवंत पात्र है कि उपन्यास के सभी पात्र उसके इशारों पर नाचते हैं। इस कथन के प्रकाश में चित्रलेखा का चित्रांकन कीजिए। या चित्रलेखा की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, आपको किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर मैं आपको केवल टॉपिक ही बताऊंगा कि आपको किन किन टॉपिक के बारे में ध्यान रखना है। बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नायिका चित्रलेखा का चरित्र चित्रण किस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर पहले आपको चित्रलेखा को कुछ परिचय देना है कि चित्रलेखा कौन है। उपन्यासकार के ही शब्दों में उसका परिचय इस प्रकार है कि चित्रलेखा एक ब्राह्मण विधवा थी। वह विधवा उस समय हुई जिस समय उसकी अवस्था 18 वर्ष की थी, यानी जब वे 18 वर्ष की थी उस समय ही वे विधवा हो चुकी थी। विधवा हो जाने के बाद उसका संयम नियम हो गया था, पर बात वैसी ही अधिक दिनों तक न रह सकी। एक दिन उसके जीवन में कृष्णादित्य ने प्रवेश किया। कृष्णादित्य क्षत्रिय और शूद्रा का वर्ण संकर पुत्र था। कृष्णादित्य एक सुंदर नवयुवक था और उसकी सुंदरता में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। कृष्णादित्य ने विधवा चित्रलेखा की तपस्या भंग कर दी थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर चित्रलेखा का कुछ परिचय दिया गया है, आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर चारित्रिक विशेषताएं उसकी दी गई है। चारित्रिक विशेषताओं में आपको टॉपिक जरूर याद रखना है, हेडलाइन आपको जरूर याद रखनी है, तभी आप पेपर में सही से लिख पाएंगे। तो चित्रलेखा की कुछ विशेषताएं यहाँ पर दी गई है। पहला टॉपिक है यहाँ पर सौंदर्य संपन्न। इस टॉपिक के अंदर आपको चित्रलेखा की कुछ विशेषताएं बतानी है सौंदर्य के बारे में, कि वे सौंदर्य से परिपूर्ण थी। पूर्णचंद्र जैसा मुखमंडल था, मादकतापूर्ण नेत्र थे, अरुण कपोल सुडोल देह आदि से उसके सौंदर्य का अनुमान लगाना सहज ही है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। यहाँ पर नृत्य कुशल, यानी वे नृत्य करना भी जानती है, नृत्य में कुशल हैं। चित्रलेखा ने नृत्य में कुशलता अपनी आश्रयदात्री नर्तकी से प्राप्त की थी। बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि नृत्य में कुशल किस प्रकार से है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है यहाँ पर संगीत कला में पूर्ण निपुण, यानी वे नृत्य के साथ साथ संगीत कला में भी निपुण है। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। चित्रकला में संगीत कला और नृत्य कला दोनों ही कलाओं का संयोग था। वह जितनी नृत्य में प्रवीण थी उतनी ही वह संगीत कला में भी थी। इस प्रकार आपको इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर विदुषी, यानी चित्रकला जो है वे उच्च कोटि की विद्वत्ता महिला भी थी। उसकी विद्वत्ता सर्वप्रथम उस समय व्यक्त होती है जब वे बीजगुप्त से व्यक्ति और समुदाय पर चर्चा करती है। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में पढ़ लेना है और वहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर पांचवा टॉपिक दिया गया है वाक्पटु। वाक्पटु का अर्थ होता है कि जो बोलने में चतुर हो, यानी जो बोलने में चतुराई दिखाता हो उसे वाक्पटु बोला जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर लिखा गया है, मनों में विद्वत्ता हो और वह वाक्पटु न हो तो उसकी विद्वत्ता रूपवती भिखारिणी बन जाती है। यानी यहाँ पर दिया गया है कि आदमी यदि कोई विद्वान हो और वह चतुराई से बोलने न जानता हो तो उसकी विद्वत्ता जो है भिखारिणी बन जाती है।
इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, विद्वत्ता में 4 चांद तभी लगते हैं जब आदमी वाक्पटु होता है। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कैसे कैसे चित्रलेखा एक वाक्पटु थी। इसके बाद यहाँ पर छठा टॉपिक दिया गया है स्पष्टवादिनी। चित्रलेखा जो है वह एक स्पष्टवादिनी भी थी। यह चित्रलेखा के व्यक्तित्व की ओजमयी विशेषता है। स्पष्टवादिनी भी चित्रलेखा की एक अलग ही विशेषता है। स्वाभिमान, निर्भीकता और वाचालता की चरम सीमा को स्पर्श करने वाली चित्रलेखा हद दर्जे की स्पष्टवादिनी भी है। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में पढ़ लेना है। आपको टॉपिक जरूर लिखने हैं, टॉपिक के बिना आपका आंसर अधूरा होता है। इसके बाद यहाँ पर व्यवहार कौशल दिया गया है, यानी वह व्यवहार कुशल है। चित्रलेखा की व्यवहार कुशलता के उपन्यास में यद्यपि अनेकानेक प्रसंग मिलते हैं, यथापि 2 उदाहरण देकर ही यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर आप उदाहरण पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अहमवादिनी। अहम का मतलब तो आपको पता ही होगा, अहंकार होता है, यानी वह अहंकार भी है उसके अंदर। चित्रलेखा में अहम भी पराकोटि का है, यानी उसमें अहंकार जो है वह भी कूट कूट कर भरा है। वह बीजगुप्त और कुमारगिरी से प्रेम तो अवश्य करती है, किंतु अहम भाव को बेचकर नहीं। इस प्रकार से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं किस प्रकार से वह अहमवादिनी है। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर उद्दाम प्रेम वासना से ग्रस्त है। यह भी चित्रलेखा के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है। वह प्रेम को ही ईश्वर मानती है। इस प्रकार से यहाँ पर उसकी यह विशेषता भी बन जाती है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर यदि आपसे एग्जाम में चारित्रिक दुर्बलताएं भी पूछी जाए तो आपको लिखना है, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। चारित्रिक दुर्बलता भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला दिया गया है सोतिया डाह। सोतिया डाह का मतलब यह होता है कि जिसका मन एक जगह ना टिकता हो, उसे ही सोतिया डाह कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दुर्बलता जो है चित्रलेखा के चरित्र में उससे मिलती है जब वे बीजगुप्त को छोड़कर कुमारगिरी की हो जाती हैं। इस प्रकार से वे सोतिया डाह भी हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर स्वार्थपरता, यानी वे स्वार्थी भी है। यह भी उसकी एक चारित्रिक दुर्बलता है। इसके बाद अतिशय क्रोधावेश में, यानी चित्रलेखा क्रोध से भी परिपूर्ण है। श्वेतांग का उसके प्रति प्रेम निवेदन करने के प्रसंग में श्वेतांग को अपमानित करना उसका अतिशय क्रोधावेश था, यानी उसका क्रोध का ही उदाहरण था ये। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर दिया गया है आत्मकेंद्रिता। आत्मकेंद्रिता कहा जाता है व्यक्तिवादी को। चित्रलेखा वास्तव में व्यक्तिवादी अर्थात आत्मकेंद्रित महिला है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा गया है। इसके बाद उपन्यास में उसका क्या स्थान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अंत यही कहा जा सकता है कि चित्रलेखा केवल चित्रलेखा की ही जीवन गाथा प्रस्तुत उपन्यास में चित्रित है। वह और उसकी गाथा ही इस उपन्यास की धुरी और केंद्र है। इसकी कथा वस्तु के विकास और फलागम की भोगिनी भी वही है। पाप पुण्य की परिभाषा की समस्या भी इसके चरित्र से ही सुलझी है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चित्रलेखा का उपन्यास में क्या स्थान है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चित्रलेखा उपन्यास के नायक बीजगुप्त का चरित्रांकन कीजिए। या बीजगुप्त रागी होते हुए भी विरागी, भोगी होते हुए भी योगी तथा विलासप्रिय होते हुए भी निष्प्रिय है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में उसका चित्रांकन कीजिए। या उपन्यास के नायक बीजगुप्त के चित्रांकन में लेखक उसके प्रति सहानुभूति प्रवण कर रहा है। इस कथन की तर्कपूर्ण विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बीजगुप्त का चरित्र चित्रण देखेंगे कि उसका चरित्र किस प्रकार से है। बीजगुप्त को प्रस्तुत उपन्यास में पाटलिपुत्र के सर्वजनप्रिय सर्वप्रसिद्ध 25 वर्षीय युवक सामंत के रूप में दिखाया गया है। उसका जीवन ऐश्वर्य में और भोगवादी था। महाप्रभु रत्नांबर के शब्दों में बीजगुप्त भोगी है। उसके हृदय में जीवन की उमंग है और आंखों में मादकता की लाली। उसकी विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास नाशक करते हैं। तो यहाँ पर इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है, आपको अपने शब्दों में ही उत्तर लिखना होता है। देखिए बीजगुप्त का जो चरित्र चित्रण है आपको अपने ही शब्दों में लिखना है। किताबी भाषा में आप लिखे या ना लिखे वो आपकी इच्छा है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। और आपको बीजगुप्त के बारे में बस थोड़ा ही परिचय देना है। इसके बाद आपको उसकी कुछ विशेषताएं लिखनी है जो कि आपको टॉपिक में डाल कर लिखनी है। पहला यहाँ पर दिया गया है भोगे होते हुए भी होगी। बीजगुप्त जो है वह प्रेम को आत्मा का गुण और अजर अमर मानने वाला है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं भोगे होते हुए भी योगी किस प्रकार से है वे। दूसरा दिया गया है सजग व्यक्तित्व। बीजगुप्त अपने व्यक्तित्व की संरक्षा के लिए सदा सजग रहता है। सजग व्यक्तित्व उसे कहा जाता है कि जो अपनी व्यक्तित्व की रक्षा के लिए सदैव सजग रहता है।
वह व्यक्ति को समाज की प्यास मानता है, अर्थात यदि व्यक्ति न हो तो समाज प्यासा रह जाए, इस प्रकार से वह मानता है। बाकी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तीसरा यहाँ पर दिया गया है निश्चल हृदय और स्पष्ट वक्ता। बीजगुप्त निश्चल हृदय है, वह अपने हृदय में न तो छल रखता है और न किसी भाव को छिपा कर रखना चाहता है। इस प्रकार ही है उसका व्यक्तित्व बन जाते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आपको जितना आपसे याद होता है आपको उतना ही याद रखना है, बाकी आपको जरूरी नहीं कि पूरा ही किताबी भाषा में याद रखना है। यहाँ पर अनन्य प्रेमी है, वह अनन्य प्रेमी है। उपन्यास को पढ़ने पर पाठक इस बात से स्पष्ट तौर पर परिचित हो जाता है कि बीजगुप्त का चित्रलेखा से अनन्य प्रेम है। इस प्रकार से वह अनन्य प्रेमी भी है। इसके बाद यहाँ पर गायन वादन में निपुण भी है। वे बीजगुप्त स्वयं एक कुशल गायक और वादक भी है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं वह कुशल वक्ता भी है। बीजगुप्त जो है वह कुशल वक्ता भी है, यानी वह कुशल बोलने वाला भी है। उसकी यह विशेषता जो है इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है। आप उदाहरण लिखें या ना लिखें वो आपकी इच्छा है एग्जाम में। बाकी हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर दिया गया है नियतिवादी। बीजगुप्त जो है वह नियतिवाद भी है। इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है अनुपम त्यागी। वह अनुपम त्यागी भी है। श्वेतांक और यशोधरा के विवाह के संदर्भ में बीजगुप्त का अनुपम त्याग श्लाघनीय है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मूल्यांकन, उपन्यास में उसका क्या मूल्यांकन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसकी चारित्रिक विशेषताओं के कारण बीजगुप्त जो है प्रस्तुत उपन्यास का नायक भी है। बीजगुप्त सारे उपन्यास में आदि से अंत तक पाठकों की सहानुभूति नहीं खोता है, यानी वह उपन्यास में शुरू से अंत तक बना रहता है। इस वजह से वह उसका नायक है और पाठकों की जो है सहानुभूति भी नहीं खोता है। नायिका यद्यपि उससे बिछुड़ जाती है किंतु अंत में उसके चरणों में लौटती है। पात्रों की दृष्टि में वह प्रशंसित है ही। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से उसका मूल्यांकन है। बाकी हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चित्रलेखा उपन्यास की मूल समस्या एवं उद्देश्य क्या है। चित्रलेखा उपन्यास की रचना का क्या उद्देश्य है, सप्रमाण व सटीक उत्तर दीजिए। चित्रलेखा की कथा वस्तु का मूलाधार क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्रलेखा के समकालीन समाज की समस्याओं का प्रस्तुतिकरण और समाधान इस उपन्यास के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक याद रखने आपको, पाप और पुण्य का विवेचन, जीवन का सुख, सत प्रेम और वासना, ब्रह्म और माया, योग और भोग यानी निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, नीति और धर्म, व्यक्ति और समाज यानी समुदाय। इस उपन्यास के कुछ उद्देश्य भी हैं, बाकी अन्य उद्देश्य भी है इस उपन्यास के, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। जीवन की यथार्थता, परिस्थिति की प्रबलता, परंपरागत मान्यताओं का विरोध, नारी जीवन की विसंगतियाँ, अतीत भारत का सामाजिक चित्रण और लेखक के निजी जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर ये इनके उद्देश्य संक्षिप्त में दिए गए हैं। यदि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इन पर अपने पास से भी लिख सकते हैं, हेडलाइन डालकर आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चित्रलेखा में चित्रित समस्या और समाधान यानी प्रमुख उद्देश्य। पहला यहाँ पर दिया गया है पाप और पुण्य का विवेचन, ये तो सबसे मेन ही है इसका उद्देश्य। रत्नामर के शिष्य श्वेतांक द्वारा गुरु से पूछा गया प्रश्न और पाप इस उपन्यास का प्रमुख और सर्वप्रथम उद्देश्य है। इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है जीवन का सुख, यह भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। तीसरा दिया गया है सत्प्रेम और वासना। 4 यहाँ पर दिया गया है ब्रह्म और माया। 5 दिया गया है योग और भोग। 6 दिया गया है नीति और धर्म। 7 दिया गया है व्यक्ति और समाज। आपको ये टॉपिक जरूर याद रखने, इन्हीं के ऊपर आपको लिखना है इसके उद्देश्यों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ जाता है निर्मला उपन्यास के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास की रचना किस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए की है, इसकी उदाहरण पुष्टि कीजिए। यह आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करके उनके समाधान प्रस्तुत करना निर्मला उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य है। इसके सतर्क व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर इसके आपको उद्देश्य लिखना है। निर्मला उपन्यास के कुछ उद्देश्य यहाँ पर दिया गए हैं। संस्कृत में एक सूक्ति प्रचलित है जिसका भावार्थ यह है कि उद्देश्य के बिना मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो प्रेमचंद जी ने निर्मला उपन्यास की रचना सामाजिक विसंगतियों की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही की है। बाकी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसके उद्देश्य क्या क्या है, किन किन उद्देश्यों के लिए इस उपन्यास की रचना की गई है। इसके कुछ उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर पहला उद्देश्य दिया गया है दहेज और पुनर्विवाह। निर्मला उपन्यास का जो मेन उद्देश्य है वह यही है कि दहेज और पुनर्विवाह। निर्मला उपन्यास का मुख्य उद्देश्य दहेज
की कुप्रथा पर चोट करना है। यदि समाज में दहेज प्रथा प्रचलित न होती तो निर्मला का विवाह किसी भी भले घर के योग्य और युवा पुत्र से हो जाता। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं दहेज और पुनर्विवाह किस प्रकार से इसका उद्देश्य है। लिख देगा यहाँ पर अनमेल विवाह की समस्या। देखिए मेन समस्या है इसकी। निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद ने अनमेल विवाह की समस्या को भी उठाया है। यदि निर्मला का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाता जो उससे 10-5 वर्ष बड़ा होता या उसकी उम्र का भी होता, तब भी निर्मला का और उसके पति का जीवन सुख से व्यतीत हो जाता। इस उपन्यास में निर्मला का विवाह 40 वर्ष के एक विधुर व्यक्ति से हुआ है, जिसमें उस विधुर का एक बड़ा पुत्र भी दिखाया गया है जो कि 15 से 20 वर्ष की अवस्था में है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से अनमेल विवाह की समस्या इस उपन्यास में दिखाई गई है। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर नारी मनोविज्ञान को न समझना। मुंशी तोताराम निर्मला के हृदय की निर्मलता को नहीं समझ सके और उन्हें अपने पुत्र से हाथ धोना पड़ा। और डॉक्टर भुवन मोहन सिन्हा को निर्मला को न समझने का दंड अपने प्राण देकर भुगतना पड़ा। बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं यहाँ पर पुरुषों के अहम को आईना दिखाना। यह भी इसका एक उद्देश्य है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। 5वां उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है पुत्रों वाले विदुर को विवाह नहीं करना चाहिए। देखिए जिस व्यक्ति के पहले ही पुत्र है उसको विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिवार में समस्या जरूर खड़ी होती है। यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रकार से आपको इस उपन्यास के उद्देश्य याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर निर्मला उपन्यास की नायिका निर्मला का चरित्र चित्रण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कीजिए। निर्मला दहेज की वेदी पर मिटने वाली आम भारतीय नारी की प्रतीक है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। निर्मला उपन्यास की नायिका निर्मला की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निर्मला की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो निर्मला का यहाँ पर चरित्र चित्रण किया गया है। चरित्र चित्रण आपको जरूर पढ़ना है। निर्मला के कथावस्तु के अनुसार उपन्यास की नायिका जो है निर्मला है, जो दहेज की वेदी पर मिटने वाली भारतीय नारी की प्रतीक भी है। जब तक समाज में संपत्ति का दिखावा और दहेज रूपी राक्षस जीवित है, तब तक कितनी ही निर्मलाएं विभिन्न लांछनों को सहती हुई अंततः इस दुनिया से असमय विदा होती रहेगी। पुरुष प्रधान भारतीय समाज में निर्मला जैसी नारियों की घुट घुट कर मर जाने के अतिरिक्त और स्थिति हो भी क्या सकती है। निर्मला प्रस्तुत उपन्यास की नायिका भी है। उसके चरित्र की महत्ता को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उसके चरित्र को महत्ता देने के लिए ही लेखक ने उपन्यास का नामकरण उसी के नाम पर किया है। और उपन्यास के अन्य पात्रों की तुलना में जो निर्मला का चरित्र है और उसका व्यक्तित्व है उपन्यास के अन्य पात्रों से भी श्रेष्ठ है। उसका चरित्र ही उपन्यास का केंद्र बिंदु है, इसलिए जो निर्मला शीर्षक है वे बिल्कुल सटीक है। निर्मला की कुछ मुख्य विशेषता यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साध्वी है, वो पतिव्रता भी है। यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, साध्वी और पतिव्रता किस प्रकार से है। इसके बाद ममतामयी भी है। निर्मला विमाता होने के बावजूद भी ममतामयी है। निर्मला पर सदैव निष्ठुर होने के आरोप लगते रहते हैं, किंतु निर्मला विमाता होते हुए भी ममतामयी माँ और स्नेह सिकता नारी है। इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं किस प्रकार से है। इसके बाद भावुक और संवेदनशील भी है वे। निर्मला एक भावुक एवं संवेदनशील युवती भी है। इसके बाद चौथा हेडिंग है यहाँ पर माँ और छोटी बहन की हितैषिणी भी है वे। निर्मला अपनी माँ और छोटी बहन कृष्णा की बड़ी हितैषिणी है, यानी कि उनका वो भला चाहने वाली है। उसे उन दोनों की बड़ी चिंता रहती है। वह अपनी ससुराल में क्या कष्ट भोग रही है उसका तनिक भी एहसास अपनी माँ को नहीं होने देती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह कुछ निर्मला की विशेषताएं थी। आइए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी कला पर सारगर्भित लेख लिखिए, या जयशंकर प्रसाद की कहानी कला की विशेषताएं बताइए। श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में जयशंकर प्रसाद का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसाद की कहानी कला की कुछ विशेषताएं हैं। प्रसाद जी की सबसे पहली कहानी जो है ग्राम थी, जो तत्कालीन हिंदू पत्रिका हिंदू में सन 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी का पदार्पण कहानी सम्राट प्रेमचंद से लगभग 5 वर्ष पूर्व हो चुका था। विद्वानों का एक बड़ा वर्ग जो प्रसाद जी को इसी ग्राम कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानता है। प्रसाद जी की लगभग सभी कहानियां उनके 5 कहानी संग्रहों में संकलित हैं। वे संग्रह हैं यहाँ पर छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। सालवती उनकी अंतिम कहानी थी। पहली कहानी थी उनकी
ग्राम और अंतिम कहानी थी सालवती। तो उनकी कहानी कला का विवेचन कुछ निम्न शीर्षकों पर कर सकते हैं। जो आगे शीर्षक दिए गए हैं उनके आधार पर उनकी कहानी का मूल्यांकन यहाँ पर हम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शीर्षक जरूर याद रखने हैं, सभी शीर्षक आपको याद रखने जरूरी हैं। यहाँ पर पहला टॉपिक है शीर्षक। जयशंकर प्रसाद की कहानियों के शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त होते हैं, प्राय एक शब्द के ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि पुरस्कार, आकाशदीप, गुंडा और आंधी। गुंडा आपके सिलेबस में भी दी गई है। इनका संबंध या तो कथा वस्तु की किसी घटना से है या फिर चरित्र से है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कथानक देखते हैं। कथानक नाटकों की भांति प्रसाद जी कहानियों के अधिकांश कथानक भी ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक होते हैं। कथानक का अर्थ आप जानते होंगे। कथानक उसे कहा जाता है जो कहानी कहता है। उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों में भी अपनी कहानियों को प्रतिपाद बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ममता, अशोक, जहाँ आरा, यह उनकी कुछ कथानक है जो कि ऐतिहासिक कथानक है। बाकी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं उनके कथानक की कुछ विशेषताएं। इसके बाद यहाँ पर तीसरा टॉपिक दिया गया है पात्र सृष्टि और चरित्र विधान। प्रसाद जी भावप्रवण कहानीकार हैं। पात्र सृष्टि और चरित्र विधान के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा गया है। इसके बाद कथोपकथन अथवा संवाद, जिसे डायलॉग भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी कहानी में कथोपकथन जरूर देखने को मिलते हैं, जिन्हें संवाद कहते हैं या उन्हें डायलॉग इंग्लिश में कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संवाद का इस्तेमाल वह अपनी कहानियों में किस प्रकार से करते हैं, आपको इसके बारे में पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर देश काल एवं वातावरण आ जाता है। प्रसाद जी की जो अधिकांश कहानियाँ वे ऐतिहासिक तथा पौराणिक है, यानी वे इतिहास से संबंधित है। बाकी यहाँ पर इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद भाषा शैली दी गई है उनकी भाषा शैली क्या है। इसके बाद 7 हेडिंग दिया गया यहाँ पर उद्देश्य, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर गुंडा कहानी के बारे में कुछ दिया गया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। गुंडा कहानी जो है यथार्थ और आदर्श से समन्वित एक उत्कृष्ट कहानी है उनकी। इसमें एक और मानसिक आघात से व्यथित मानव का मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर स्वाभाविक चित्रण किया गया है, तो दूसरे को भारतीय संस्कृति के आदर्श के रूप में प्रेम पर कर्तव्य की विजय प्रदर्शित की गई है। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन है। भीष्म साहनी की कहानी कला पर एक सारगर्भित लेख लिखिए। भीष्म साहनी की कहानी कला की विशेषताएं बताइए। देखिए, भीष्म साहनी प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार हैं। वे आधुनिक युग के उन समर्थ कहानीकारों में से एक है जिन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से युग जीवन को अभिव्यक्ति देकर शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना का सफल प्रयास किया है। भीष्म साहनी एक कहानीकार के रूप में उस समय आए थे जब भारत पराधीनता के अंधेरे युग में स्वाधीनता से आलोकमय युग में संक्रमित हो रहा था, यानी उस समय कहानीकार के रूप में आए जिस समय भारत जो है वह स्वतंत्रता की कगार पर था। भारत स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंद्रजाल पटरिया, मालिक का बंदा, भटकती राख, चीफ की दावत आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। भीष्म साहनी की कहानी की कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पर कुछ शीर्षक दिए गए हैं, आपको शीर्षक जरूर याद रखने हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको जयशंकर प्रसाद जी की कहानी कला की विशेषताएं बताई है, आपको भी सेम वही टॉपिक याद रखने हैं। सभी सेम टॉपिक है, आपको बस थोड़ा बहुत चेंज करना है जो कि इनकी कहानी में है। भीष्म साहनी की कहानी में कुछ अलग से है। दोनों के उत्तर में बस थोड़ा बहुत चेंज है, आपको याद रखना है। शीर्षक आप यहाँ पर देख सकते हैं, शीर्षक किस प्रकार से रखते हैं वे अपनी कहानी कला का। एक अच्छी कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, कौतूहलवर्धक, वस्तु निर्देशात्मक और आकर्षक होना चाहिए, जो कि उनकी कहानी कला में मिलता है। कथानक आप देख सकते हैं, जो कथा कहता है। भीष्म साहनी ने अपनी कहानियों में कथानक का चयन प्राय मध्यम वर्ग के सामान्य जनजीवन से किया है। बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद पात्र और चरित्र चित्रण किस प्रकार से वे करते हैं, संवाद अथवा कथोपकथन किस प्रकार से वे अपनी कहानी कला में रखते हैं, और देश काल तथा वातावरण यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। भाषा शैली क्या है उनकी। इसके बाद उद्देश्य क्या है, आपको सभी कुछ यहाँ पर पढ़ लेना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम में जरूर पढ़ कर जाएँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।